हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 19 अगस्त 2021। तो आज हम देखते हैं पीआईबी के साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर और अदर करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसमें कौन से आर्टिकल हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द आईडेक्स क्या है। ठीक है, तो आईडेक्स का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इनोवेशन, डेक्स का मतलब होता है डिफेंस सिस्टम और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, अर्थात जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा रक्षा से संबंधित जितनी भी प्रौद्योगिकियां हैं या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें इनोवेशन लाना। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ जो हेलमेट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी वेट के होते हैं, बट हमने लाइट वेट के हेलमेट बना दिए। हमारे जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, वो इतने मॉडर्न नहीं होते जितने मॉडर्न्स अन्य कंट्री के पास हैं। तो उन चीज़ों को प्रमोट करना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है कि ये क्या काम करता है, बस इतना याद रखो कि ये रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार लाने की बात करता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है खासी समुदाय के बारे में। आपसे कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है खासी, गारो और जयंतिया के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना कि ये खासी, गारो, जयंतिया जो हैं पहाड़ियाँ, ये किस आधार पे इनका नाम रखा गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो खासी समुदाय है ये कहाँ का है? मेघालय का। कुछ बच्चों कह रहे होंगे सर मुझे तो खांसी आ रही है ना। गारो समुदाय कहाँ का है? ये भी मेघालय का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गारो और खासी समुदाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, तो आप बता देना। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आपके प्रीलिम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने जल प्रबंधन से संबंधित इतनी सारी स्कीमों को लागू करने के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ जल प्रबंधन उतना समुचित रूप से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। विवेचना करें या अपने सुझाव दें। तो आपको ऐसे प्रश्नों में पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने कौन कौन से जल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्राम लॉन्च किए हैं या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में आपसे जब ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनको उस समय सारी चीज़ें नहीं याद आती। और ये चीज़ें आपकी जुबान में रटी होनी चाहिए पॉइंट वाइज फॉर्म में। ठीक है, तो पहली कौन सी पहल है? जल क्रांति अभियान। दूसरा राष्ट्रीय जल मिशन। तीसरा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। चौथा नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंडिपेंडेंट रूप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स या समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है, तो आप बता देना कि साहब जल मिनिस्ट्री तो नहीं करती है, नीति आयोग करता है। ठीक है, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना। ऑलरेडी अटल भूजल योजना के बारे में हमने इंडिपेंडेंट रूप से डिस्कस किया था, बट अगर फिर से कहीं चर्चा में आएगा तो हम आगे फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ जाओ कि हाँ, भूजल से संबंधित कोई ये योजना है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पे। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा महाराजा रणजीत सिंह को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है। आपको नाम हम नहीं याद, देखो आतंकवादियों के नाम कायदे से मैं तो यही चाहता हूँ कि आतंकी संगठन का नाम भी नहीं लेना चाहिए कि तहरीक था कि फलाना था, लेकर हम उनको सम्मान देते हैं और अपने चैनल में उनके एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो महाराजा जो रणजीत सिंह हैं उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, और ये एक बार घटना नहीं है, कई बार ये तोड़ी जा चुकी। तो आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को किस बंदे ने किस शहर में किस समय पे किस घंटे में किस दिन तोड़ी और कितनी तोड़ी, ये नहीं पूछेगा। आपसे ये जरूर पूछेगा कि महाराजा रणजीत सिंह कौन। ठीक है, तो खास बात यह है कि 1780 में इनका बर्थ हुआ था। गुजरांवाला जो वर्तमान में पाकिस्तान में इस समय शहर है या स्थान है, वहाँ पे ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। था क्या कि इससे पहले जो ये पंजाब प्रांत का रीजन था, आज का आधुनिक पंजाब भारत का और पाकिस्तान का आधुनिक पंजाब, उसको दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं, हालांकि इसमें समझ में तो आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बेसिक रूप से आप ये समझ तो सकते हैं। जैसे ये हमारा भारत का पंजाब है और ये पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र पूरा मिला था,
ठीक है, लाहौर इनकी राजधानी हुआ करती थी, ये लाहौर राजधानी है। तो इसको मिला के जो बनता था वहाँ पे कई सारी मिसलें थी, जैसे सुकरचकिया मिसल थी, निहंग मिसल थी, ठीक है, और भी कई सारी मिसल थी। वो आपको याद नहीं रखना है, कोई भी मिसल नहीं याद रखना है, ना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे राजा रणजीत सिंह, ठीक है। खास बात यह है कि इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, और भी कई सारे लोग हैं जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। आपने लाला लाजपत राय के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, शेरे पंजाब। तो इनको शेरे पंजाब क्यों कहा जाता था, कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन ये है कि जो लाहौर इनकी राजधानी थी उसको अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराया था, मतलब वहाँ पे अफगानों ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान के लोगों ने, तो उसमें इन्होंने उनको रोका था और भगा दिया था, इसलिए वहाँ की आम जनता ने इन्हें शेरे पंजाब का टाइटल दिया। कुछ इनकी विशेष बातें ये कि ये धर्मनिरपेक्ष शासन की बात करते थे, मतलब इनके शासन में हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, फ्रांसीसी भी होते थे, यूरोपी भी होते थे। खास बात तो ये भी है कि इन्होंने अपनी जो सेना थी उसको मॉडर्नाइज किया था, यानी कि उसको आधुनिक बनाया था, ठीक है, आधुनिक इन्होंने बनाया था। जबकि आपको पता होना चाहिए इसी समय भारत में हैदर अली भी बना रहा था, मतलब हैदर अली तो इनसे बहुत पहले आया था, टीपू सुल्तान भी बना रहा था, तो ये भी उन चीज़ों से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने फ्रांसीसी जनरल को अपनी सेना में नियुक्त किया था, कुछ को तो तोपची भी बनाया था, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरमिंदर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। हरमिंदर साहिब मतलब आज का अमृतसर, जिसको आप स्वर्ण मंदिर बोलते हो ना, उसमें जो सोने की जो परत है वो इन्होंने ही लगवाई थी, ठीक है। तो बस इससे आप कहोगे सर जाके निकाल लें, जाके क्या हद होती है, मतलब आप लोग कितने लालची टाइप के हो जाते हो, ठीक है। इनका सिंहासन लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा है, मतलब ये जिस तख्त पे बैठते थे उस तख्त को जो हमारे अंग्रेज थे, मतलब हमारे क्या थे, वो लूट कर ले गए अपने वहाँ पे, और आज विक्टोरिया महल में उसको रखे हुए हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा वित्तीय समावेशन सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे किसके द्वारा जारी किया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो नहीं, इसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार व क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक और पेंशन का विवरण शामिल किया जाता है, अर्थात कौन व्यक्ति वित्तीय समावेशन में कितनी अभिरुचि ले रहा है इसकी बातें यहाँ पे की जाती हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर पहले तो यही मुझे नहीं पता है कि वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो एक बात बताओ, वित्तीय का क्या मतलब होता है, धन, धन का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब माया, माया का मतलब रुपया, ठीक है, रुपया पता है, चलो अच्छी बात है। समावेशन का मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, एक जगह केंद्रित करना या अपनी बचत बढ़ाना, ठीक है। मान लीजिए रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, देवता देवियों को पैसा देंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आप देवताओं ने अगर मिल के देवियों को पैसा दिया तो देवियों के पास मान लो 3 से 4 करोड़ रुपए हो गए, मतलब कुछ देवियां तो इतनी खुश हो गई होंगी सर आपके मुंह की बात लग जाए, इस बार 3 ही 4 करोड़ मिल जाए तो फिर तो आईएएस तो छोड़ ही देंगे, बाद में देखा जाएगा 1-2 साल बाद, कम से कम कुछ आइलैंड तो घुमाएं, कोरोना के कारण कहीं गए भी नहीं, है ना। तो ऐसा तो मिलने वाला नहीं है, एज्यूम कर लो, एज्यूम करने में क्या जाता है, ठीक है। तो 3 करोड़ रुपए मान लो आपको मिल गए, लेकिन 3 करोड़ अब रखे कहाँ पे, घर पे रखोगे तो भाई दोबारा मांग लेगा, घर पे रखोगे तो पापा कह देंगे बिटिया 3 करोड़ मिले, चलो एक काम करते हैं घर का एक फ्लोर बनवा देते हैं, चलो बिटिया तुम्हारी शादी कहीं ढूंढ के कर देते हैं, है ना, ऐसे ड्रामा होते रहते हैं घर में। तो आपने क्या किया, बैंक चली गई, बैंक में आपने पैसा कुछ जमा कर दिया, आपने क्या किया कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई बॉन्ड परचेज कर लिया, डाक खाने में जाके आपने वहाँ पे आरडी परचेज कर ली, आरडी वहाँ सिस्टम होता है, ठीक है। और आपने ये जब सब इतना कर लिया तो फिर आपको लगा होगा मान लो कल अगर मैं चोट लग जाए तो, बीमार हो गई तो, और ये तो 3 करोड़ के लालच में मुझे तो पैसा देंगे ही नहीं, तो आपने अपना बीमा करा लिया, स्वास्थ्य बीमा करा लिया, लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। तो ये सारा पैसा जब आपने अपना खर्च नहीं किया फालतू की जगह में, बल्कि इन्वेस्ट करके रख दिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए, उसको वित्तीय समावेशन बोलते हैं। इससे सरल भाषा में मैं आपको नहीं समझा सकता, हालांकि ये इकोनॉमी की टर्मोलॉजी नहीं है, लेकिन बेसिक टर्मोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब ये जो वित्तीय समावेशन सूचकांक आया है
इसको एक तो वार्षिक तौर पे जारी किया जाता है, मतलब 2 महीने 3 महीने में नहीं जारी किया जाता है, वर्ष में जारी किया जाता है। क्या कोई बेस ईयर बनाया आरबीआई ने? नहीं, मतलब ऐसा आरबीआई ने नहीं किया कि 2014 में जो वित्तीय समावेशन था वो इतने % था, अब इतना बढ़ गया है, या 2014 में वित्तीय समावेशन इतना था, 2021 में इतना हो गया, ऐसा नहीं। आरबीआई अपने मन से कभी 17 ले लेती है, कभी 21 ले लेती है, कभी 16 ले लेगी, कभी 20 ले लेगी, आरबीआई पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट बस इतना जानिए कि 2017 के मुकाबले इस समय वित्तीय समावेशन बढ़ गया, मतलब लोगों ने पैसा बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया है। ठीक है, तो वही है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी पहलें शुरू की हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑलरेडी 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। आधार जो कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है। ठीक है, वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र और वित्तीय साक्षरता केंद्र परियोजना, अर्थात लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना कि भाई आप ये जो चीज़ें कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है एनडीबी के बारे में। ऑलरेडी हमने पहले लास्ट मंथ में इसको डिस्कस किया था, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। एनडीबी का पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में इसका गठन हुआ ब्रिक्स देशों के द्वारा, अर्थात ये किसका बैंक है? ये ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि फोर्टलेजर डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, 2015 में पूछा था, और आपको ऑप्शन में दिया था ब्रिक्स से, तो आप बता देते हैं कि हाँ ब्रिक्स है। अब में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्टलेजर डिक्लेरेशन या एनडीबी का गठन किस घोषणा पत्र के द्वारा हुआ, तो आप बता देना फोर्टलेजर। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है या संघाई में? तो बीजिंग में नहीं है साहब, संघाई में है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। बाकी आपको पता है कि ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। मैंने उस दिन 2014 का जब आपको क्वेश्चन कवर कराया था तो वहाँ पे ये बताई थी, जो ट्रिक्स का वीडियो आपको मैंने दिया था। ठीक है, खैर अगला है यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसमें इसे ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है, मतलब जाके बैठ सकता है, टॉफ़ी वॉफ़ी खा सकता है, एक बोतल अगर जूस पीने का मन हुआ तो जाके पी सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है तटी कटाव को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि भारत में जो तटी कटाव है, खास तौर पे जो पश्चिमी मैप कैसे बन गया, हाँ, खास तौर पे जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है उसको लेकर मतलब तटी कटाव की बात हुई है। और ये कहा गया है कि जो पूर्वी घाट है वहाँ पे तटी कटाव ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट के। ठीक है, तो क्या कारण है, आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 4 से 5 कारण दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आप बता देना साहब, एक तो नेचुरल कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए तूफान आ गया, सुनामी आ गई, हिमनद पिघल गए, उससे रिलेटेड। दूसरा तटी बहाव, तट के किनारे जो पानी का बहाव होता है। तीसरा मानव जनित गतिविधियां, मानव ने कोई बांध बना दिया, है ना, अपना वहाँ पे स्विमिंग करने चले गए, है ना, कुछ नहीं खाली बैठे हैं तो वहाँ की मिट्टी उठा उठा के समुद्र में ही फेंक रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जो प्यार में वियोगी हो जाते हैं अभ्यर्थी, मतलब जो भी लोग, आप लोग नहीं हो, तो वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाते हैं और कंकड़ फेंकते हैं। अब सोचो, वो अगर 10 कंकड़ फेंकते हैं तो समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर सोचो वो 10 लाख कंकड़ फेंक दें, मतलब अपनी अर्धांगिनी को या अपनी प्रेयसी को मनाने के लिए, तो बेचारा समुद्र भर जाएगा ना, और वहाँ से जो तट है वहाँ से सारे के सारे खत्म हो जाएंगे कंकड़, तो तटी तो फिर एक तरह से खराब हो जाएगा ना, कटाव बन जाएगा। आप कहोगे सर वाह क्या बात करते हो, काश इतना 10 लाख पत्थर फेंकने वाला कोई प्रेमी होता, है ना। कुछ बच्चों को तो यही लग रहा होगा, बोलते हो कि सर वो समुद्र में ना फेंक के खुद पे फेंक के मारेगा मुझे, है ना। खैर कोई बात नहीं। भारी वर्षा, मतलब अगर रेन काफ़ी फास्ट में होती है तो उससे भी तटी कटाव होता है। प्राकृतिक घटनाएं कौन सी? चक्रवात। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात आए हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर ये चर्चा में था। बर्फ का पिघलना, तूफान और सुनामी। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब वही बात है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में अधिक कटाव होता है। यह आपको दे सकता है कि पूर्वी तट में अधिक कटाव होता है अपेक्षाकृत पश्चिमी तट की तुलना में, तो आप समझ सकते हो। पूर्वी तट में भी सबसे ज़्यादा जो कटाव होता है कहाँ पे होता है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक,
फिर देखते हैं यहाँ पे आगे, अगला हमारा लास्ट ये आर्टिकल है आज का, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये क्या है? ये एक वैधानिक संगठन है। मैंने ऑलरेडी आप में से कई सारे बच्चों को पहले बता दिया है कि ये 3 वर्ड हमेशा याद रखो, वैधानिक, ठीक है, सांविधिक, और तीसरा वर्ड क्या है आपका? संवैधानिक। ठीक है, ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, सांविधिक का मतलब स्टैच्यूरी, ठीक है, संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि किसी भी घटना को या किसी भी बॉडी को आर्टिकल में मेंशन किया गया, मतलब संविधान के आर्टिकल में उसे नोटिफाई किया गया है, तो वो हो गई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे निर्वाचन आयोग, ठीक है, जैसे कैग आपका, ठीक है, ये सब हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल। सांविधिक का मतलब क्या हुआ? जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसे एक्ट के माध्यम से बनाया गया 1992 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, वैधानिक का क्या मतलब? वैधानिक का मतलब होता है किसी को बनाया तो एक्ट के जरिए गया है, लेकिन वो दंड देने की भी क्षमता रखता है ना, मतलब वो कानूनी भी है, वो दंड भी दे सकता है अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है। समझ गए? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल वाले भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें लंबी प्रोसेस होती है, कोर्ट वगैरह होता है, इसमें खुद में कोर्ट होता है। ठीक है, 3 एक्ट से संचालित होता है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, तीनों एक्ट से संबद्ध आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस इस पे क्या नहीं पूछेगा आप, सॉरी, क्या आपको फंसाने के लिए दे देगा कि इसे 1972 के वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए इसे एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो आपको गलत। ठीक है, इसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के द्वारा डील किया जाता है। इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के द्वारा डील किया जाता है। इसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा डील किया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि EEZ जो हैं उनको किससे डिक्लेयर किया जाता है, किस एक्ट के तहत? तो वो किससे आते हैं? 1986 के तहत। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कुछ भी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने अपनी 19 अगस्त के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे 20 अगस्त को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।